देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सीए में जून 19। देखिए क्या बोल रहा है ये। देखिए एक लेसी है केजे हॉस्पिटल, ये है केजे हॉस्पिटल, ठीक है। केजे हॉस्पिटल wants to install a testing equipment. It wants to analyze whether to purchase the machine from a bank borrowing or to lease it from LR. ठीक है, तो जो केजे हॉस्पिटल है ये तो हो गया लेसी, ये तो हो गया लेसी, ठीक है। और जो LR है ये हो गया आपका लेसर, ये है आपका लेसर, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट दी हुई है 50 लाख, लाइफ है 5 इयर्स, रेजिड्यूअल वैल्यू यानी स्क्रैप आपको दे रखी है 5 लाख एट द एंड ऑफ 5th ईयर। डेप्रीसिएशन जो आपको लगाना है वो ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट लेस रेजिड्यूअल वैल्यू यानी स्क्रैप रिटर्न ऑफ इक्वली पर एनम फॉर द लाइफ ऑफ द असेट, यानी आप एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन काम में ले रहे हो। एनुअल लीज रेंट है आपका 12 लाख, यानी अगर आप लीज पर असेट लेते हो तो लीज रेंट पे करोगे, लीज रेंट 12 लाख पे करोगे पर एनम, ठीक है। कितने सालों के लिए, 5 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए पेमेंट होगा। इफ असेट इज परचेज्ड, यानी अगर ये लेसी लीज ऑप्शन के बजाय परचेज ऑप्शन पर जाता है, परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन पर जाता है, ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट लोन लेगा, लोन एट द रेट 10%, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ईयर एंड पेमेंट जो होगा 10-10 लाख का तो प्रिंसिपल होगा और एडिशनली आपको इंटरेस्ट देना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी प्रिंसिपल है 10 लाख प्लस इंटरेस्ट का आपको पेमेंट करना है। अब क्या बोल रहा है ये, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस टू बी इनकर्ड बाय केजे इफ द इक्विपमेंट इज परचेज्ड, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट केवल इस केस में लगेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अगर आप इक्विपमेंट को खरीदते हो तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा करना पड़ेगा 2 लाख रुपए पर एनम। आइए आगे, एप्लीकेबल टैक्स रेट आपके लिए केजे और एलआर दोनों के लिए 40% रहेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 12% फॉर बोथ एलआर एंड केजे, ठीक है। आपको WACC दी हुई है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% एलआर के लिए फॉर सेल वैल्यू इन एक्सेस ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू, यानी अगर एलआर उस असेट को बेचता है तो रेजिडियल वैल्यू से ऊपर जितनी भी सेल वैल्यू आपको मिल रही है वो आपके पास क्या है, कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल रहेगी 20%। आपके पास दो रेटें हो गई, एक आपको दी हुई है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज 12% पर एनम, ये होती ही आफ्टर टैक्स है, ठीक है। और दूसरी आपके पास है केडी, दैट इज आपकी इंटरेस्ट की रेट है 10%,
इंटरेस्ट की रेट है 10% और 1 माइनस 0.4 दैट इज 6%। तो आपके पास दो रेटें हैं, WACC 12% है और KD आपके पास 6% है। द लेसर LR इज एन इन्वेस्टर कंपनी, अब ये इसकी बात कर रहा है। इन्वेस्टर कंपनी द स्पेशलाइजेस in the leasing of various medical equipments across the country. LR would buy the equipment from its own fund, यानी इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, अपने ओन फंड से, यानी ये कहीं भी बोरोड फंड नहीं लेगा, ये ओन फंड से इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड मेंटेन द मशीन इनकरिंग 1 लाख पर एनम एट ईयर एंड, और इसको मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा 1 लाख रुपए के खर्चे पर। LR इज कॉन्फिडेंट ऑफ रीवर्किंग द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो LR है वो इस बात के प्रति कॉन्फिडेंट है कि ये असेट 5 साल बाद भी काम आ सकती है बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और उसने एक रूरल हॉस्पिटल को फाइंड आउट भी कर लिया है, जो एग्री है कि 5 साल के बाद वो इस मशीन को 13 लाख रुपए में आपसे ले लेगी। व्हाट डज इट मीन? अगर ये LR 5 साल के लिए इस इक्विपमेंट को KJ हॉस्पिटल को देता है, तो आफ्टर 5 इयर्स वो इसके पास दोबारा आएगी, और ये कॉन्फिडेंट है कि इस असेट को ये क्या कर सकता है, किसी और को बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड किए बेच सकता है, और ये श्योर है कि इसको 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाउएवर फॉर इट्स डेप्रीसिएशन इट वुड राइट ऑफ द इक्वल अमाउंट ईच ईयर कंसिडरिंग 1st to 4th एज फॉर द KJ। अगेन, जब आप इसके लिए डेप्रीसिएशन निकालोगे तो वो ये बोल रहा है कि इसका डेप्रीसिएशन भी फर्स्ट 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही निकालोगे, जैसा कि KJ हॉस्पिटल कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? इसके लिए भी आप SLM मेथड ही फॉलो करोगे। ठीक है, इसके लिए भी SLM डेप्रीसिएशन फॉलो करोगे। The lessor is also a profit-making company with a 40% corporate tax rate and 20% tax rate on capital gain. इसके लिए जो आपकी टैक्स रेट है वो 40% ही है, टैक्स रेट 40% है, और अगर कोई कैपिटल गेन अराइज होता है तो कैपिटल गेन टैक्स रेट आपके लिए रहेगी 20%। ये लीजिए, तो ये आपके पास ये सारा एक फ्रेमवर्क हो गया। नाउ पहला क्वेश्चन इसने अब क्या पूछा है, फॉर KJ प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अंडर द ऑप्शन ऑफ बाइंग विथ बोरोड फंड्स एंड लीजिंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन KJ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि आपको KJ के आंसर को निकालना है अगर वो बाइंग ऑप्शन पर जाए या अगर वो लीजिंग ऑप्शन पर जाए, बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। ठीक है, प्रेजेंट ईयर वाइज एनुअल कैश फ्लोज, ये बोल रहा है आपको ईयर वाइज एनुअल कैश फ्लो निकालने हैं। ठीक है, in lakhs up to 2 decimal places without netting off arrived at the subtotal of pre-discounted cash flow for each year and then apply present value factor for 3 decimal as given। बहुत ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है, आप ईयर वाइज एनुअल कैश फ्लो निकालोगे, ठीक है, विदाउट नेटिंग ऑफ अराइव्ड एट द सब टोटल ऑफ प्री डिस्काउंटेड कैश फ्लोज फॉर ईच ईयर एंड देन अप्लाई
present value factors up to 3 decimal as given and then arrived at the total present value use plus for the inflows and minus for the outflows। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन पर्पस से दिया गया है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो इस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। देखिए, अगर हम एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पर बात करें तो अब एक थोड़ी सी यहां पर एक कंफ्यूजन हमारे पास है कि हम कौन सी डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। assumption, use KD after tax, use KD after tax for decision purpose, for decision purpose। देखिए, अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, केडी से। यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दी हुई है, आपको जो दी हुई है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दी हुई है बेसिकली फॉर वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अप्लाई होती है। हाँ, हालांकि एज पर द ऑल्टरनेटिव अप्रोच आप 12% की डिस्काउंट रेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एज पर द सजेस्टेड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट हम क्या यूज कर रहे हैं, केडी आफ्टर टैक्स को यूज कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव 1, देखिए इस बात पर मैंने आपको पहले भी एक डिस्कशन किया था कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है लीज चैप्टर में एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट की। तो आप एज पर द अजम्पशन आप उसको सॉल्व करेंगे। लीज ऑप्शन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लीज ऑप्शन पर। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम अपने एनुअल कैश फ्लो को प्रेजेंट करेंगे हर ईयर के। तो लीजिए, लीज रेंट, हमारा लीज रेंट है 12 लाख, 12, 12, 12 लाख और 12 लाख। टैक्स बेनिफिट एट द रेट 40%, 4.80, 4.80, 4.80 आपका क्या आ जाएगा, एनुअल टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो 7.20, नेट कैश फ्लो आ जाएगा 7.20। ठीक है, ये आपके पास लीज ऑप्शन में नेट कैश फ्लो आ गए। डिस्काउंट रेट हम क्या ले रहे हैं, केडी, यानी 6% पर एनम की डिस्काउंट रेट हम यूज कर रहे हैं। बना लिया यहां तक। आपका लीज रेंट हो गए आपके 12-12 लाख के, आपको उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 40%, 4.8 का। तो नेट कैश फ्लो आ गया 7.2।
cumulative present value factor at 6% for 5 years। ठीक है, 5 years के क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर का टोटल निकालिए, कितना आ रहा है आपका। तो देखिएगा 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 साल है आपके पास। 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 4.212। So present value of net cash flow under लीज ऑप्शन। ठीक है, अगर अब हम लीज ऑप्शन पर गए तो 4.212 इंटू 7.20, 4.212 इंटू 7.2 दैट इज 30.33, 30. ये लीजिए, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव 1 यानी लीज ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव 2 बाइंग ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव 2 बाइंग ऑप्शन। अब हम किस पर जा रहे हैं, अपने बाइंग ऑप्शन पर जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आपके लोन का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ईयर 1 50 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, इस पे 10% की रेट से 5 का इंटरेस्ट बनेगा, 10 का प्रिंसिपल, 15 की इंस्टॉलमेंट। अब अगर आपने 50 में से 10 के प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर दिया है तो 40 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 40 का ओपनिंग बनेगा, 10% की रेट से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 10 है, इंस्टॉलमेंट 14 आ गई, क्लोजिंग बैलेंस 30 आ जाएगा। ईयर 3 30 बनेगा, 3 का इंटरेस्ट है, 10 का प्रिंसिपल, 13 की इंस्टॉलमेंट, 20 का क्लोजिंग बैलेंस। 4th ईयर में 20 का ओपनिंग बनेगा, 2 का इंटरेस्ट, 10 का प्रिंसिपल, 12 की इंस्टॉलमेंट और 10 आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि 10-10 की आपको प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट दे रखी है। 5th ईयर में 10, 1, 10, 11 और डैश। ये लीजिए, ये आपके पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का स्टेटमेंट आ गया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। बना लिया ये चार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे।
टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, ईयर इंटरेस्ट कॉस्ट, और हमें मिल जाएगा उसका टैक्स बेनिफिट एंड टैक्स बेनिफिट ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर्स। इंटरेस्ट है 5, 4, 3, 2 और 1। टैक्स बेनिफिट एट द रेट 40% मिलेगा, तो यहां पर 2, 4 का 40% हो गया 1.60, 3 का 40% हो गया 1.20, 2 का 40% हो गया 0.80 और 1 का 40% हो गया 0.40। ये आपके पास इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। वर्किंग नंबर ये थी आपकी। नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन। सबसे पहले अपन निकालेंगे डेप्रीसिएशन पर एनम। 50 लाख की कॉस्ट है माइनस 5 लाख की स्क्रैप डिवाइडेड बाय 5 साल, 9 लाख का आपका क्या आ जाएगा पर एनम का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल यहां तक? आइएगा टैक्स बेनिफिट 9 का 40% आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो आपका टैक्स बेनिफिट कितना आ जाएगा? आपका टैक्स बेनिफिट आ गया 3.6 लाख। क्लियर बिल्कुल? तो आपके पास ये एक वर्किंग आ गई डेप्रीसिएशन की। यहीं पर मैं आपके पास एक और वर्किंग ले लेता हूं, नेट कैश फ्लो ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सबसे पहले हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 2 लाख है। अगर हम कॉस्ट इनकर्ड करेंगे तो हमें इस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स बेनिफिट एट द रेट 40%, 0.80। ये आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो आ गया 1.20 लैक्स। निकाल लीजिए, ये आपका आ गया नेट कैश फ्लो ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ यहीं पर एक और वर्किंग ले लेते हैं, कैश फ्लो ड्यू टू स्क्रैप एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आपकी ये असेट आप बेच दोगे और बेचने पर आपको 5 लाख रुपए का कैश फ्लो आएगा, तो 5 लाख का कैश फ्लो हो गया आपका ड्यू टू स्क्रैप।
बोलिए क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारे सारे वर्किंग नोट हो गए किस बात के, बाइंग ऑप्शन को लेकर। चलिए अब हमारे सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हैं। अब हम पूरा स्टेटमेंट बना देते हैं। स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास जो कैश फ्लो है वो है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हमारे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितने थे, 15, 14, 13, 12 और 11 लाख, ये हमारे इंस्टॉलमेंट अमाउंट थे। उसके बाद है आपका टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट हमारा निकला था 1.60, 1.20, 0.80 और 0.40। देन टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रीसिएशन, हमारा डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट कितना था, 3.60 का हमारा पर एनम का डेप्रीसिएशन का टैक्स बेनिफिट था। 3.60, 3.60 और 3.60। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा कैश फ्लो ड्यू टू मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से हमारा कैश आउटफ्लो था 1.2 का, आफ्टर टैक्स बेनिफिट हमने उसको निकाला था तो 1.2। देन स्क्रैप वैल्यू का आउट कैश इनफ्लो हमारे पास था लास्ट ईयर में, एक इनफ्लो है 5 का। क्लियर बिल्कुल यहां तक। ये लीजिए, ये हमारे पास बाइंग ऑप्शन के नेट कैश फ्लो आ जाएंगे। नेट कैश फ्लो निकालिए जरा, 15 प्लस 1.2 और माइनस कर देंगे इसमें से 5.6, तो यानी 10.60 हमारे पास आ गया। सेकेंड ईयर का है 14 प्लस 1.2, इन दोनों को जोड़ दो, माइनस 1.6 और माइनस 3.6, दैट इज 10। ये हमारे पास नेट वैल्यू आ गई। 13 प्लस 1.2 माइनस कर दीजिए इसमें से 1.2 माइनस 3.6, तो 9.4 हमारे पास थर्ड ईयर का आ गया। फोर्थ ईयर 12 प्लस 1.2 माइनस 0.8 और माइनस 3.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.80। 11 प्लस 1.2 माइनस 0.4 माइनस 3.6 और माइनस 5, 3.20 हमारे पास ये आ गया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.06,
तो पहले साल का पीवी फैक्टर 0.943, ठीक है। दूसरे साल का पीवी फैक्टर 0.890, 0.840, 0.792, 0.792 और 0.747। ये आपके पास 6% पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे। नाउ प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो 10.6 इंटू 0.943, तो 9.995, तो ये बेसिकली आपका हो गया 10, ठीक है। इसको हमने राउंडेड ऑफ कर दिया। 9.995 है तो हमने उसको 10 कर दिया। आप 99 भी ले सकते हैं। देन 10 इंटू 0.890, तो ये हमारे पास आ गया 8.90। 9.4 इंटू 0.840, तो 7.90। 8.8 इंटू 0.792, 6.97, और यहां जाएगा 3.2 इंटू 0.747, तो 2.39। चलिए, आपने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो, total of present value of net cash flow 10 plus 8.9 plus 7.9 plus 6.97 plus 2.39, 36.16। चलिएगा, तो अब मुझे बताइए लीजिंग ऑप्शन में आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी? 30.33, और बाइंग ऑप्शन में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 36.16। तो डिसीजन क्या होगा? लिखें डिसीजन, लिख दें लीजिंग इज बेटर। लीजिंग इज बेटर। हमारा जो लीजिंग ऑप्शन है वो क्या रहेगा? बेटर रहेगा। तो ये लीजिए, हमारे पास ये ए पार्ट का आंसर हो गया। लेसी के व्यू पॉइंट से हमने डिसीजन ले लिया कि लेसी को लीज ऑप्शन पर जाना चाहिए। चलिएगा, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट पर। ये क्या पूछ रहा है? इवेल्युएट द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल फॉर लेसर LR। लिखेंगे फॉर लेसर this is an investment decision. This is an investment decision. And hence appropriate discount rate will be 12%। ठीक है। अब हम लेसर के व्यू पॉइंट से बात करेंगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन होने की वजह से अब हम क्या करेंगे? 12% पर इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैश आउटफ्लो पर।
ठीक है, तो कैश आउटफ्लो आपको कितना करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ असेट, आपका जो कैश आउटफ्लो है वो है कॉस्ट ऑफ असेट, दैट इज 50 लाख। सेकंड पॉइंट, कैश इनफ्लोज निकालेंगे। आइए कैश इनफ्लोज, पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, 5 साल का हमारे पास डेटा है। सबसे पहले लीज रेंट, आपको लीज रेंट कितना मिलेगा, हर साल लेसर को 12-12 लाख का लीज रेंट मिलेगा। डेप्रीसिएशन लेसर कितना क्लेम करेगा, 9 का आपका डेप्रीसिएशन का खर्चा, ये इनकम में से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करोगे माइनस कर देंगे मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख, माइनस कर दोगे मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख। ये लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, दैट इज पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख, 2 लाख, 2, 2 और 2। इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स एट द रेट 40%, यानी 0.80, 0.80, 0.80, तो टैक्स लेस करने के बाद आपके पास आएगा पीएटी 1.20 का पीएटी, क्लियर बिल्कुल यहां तक। चलिए अब पीएटी में आप प्लस कर दीजिए डेप्रीसिएशन 9, 2, ये लीजिए, अगर आप डेप्रीसिएशन प्लस करेंगे तो आपके पास आ गए कैश इनफ्लोस। $10.2 का आपका हर साल का कैश इनफ्लो आ गया। कैश इनफ्लो आ गया 10.2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 10.20 इंटू 12% पर 5 सालों का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 3.605, तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 3.605 इंटू 10.2, दैट इज 36.77, 36.77 लाख। टर्मिनल ईयर कैश फ्लो, उसके बाद हम निकालेंगे टर्मिनल ईयर कैश फ्लो। सेल वैल्यू 13 लाख में वो बिकेगी, इसमें से माइनस कर दीजिए टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, 13 - 5 उस पर 20%,
ठीक है, 13 की सेल वैल्यू है, बुक वैल्यू 5 बचेगी। कैसे? 50 लाख की कॉस्ट थी जिसमें से 45 लाख का आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया। देखिएगा, कॉस्ट थी 50 लाख, इसमें से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुके हो 45 लाख, तो बुक वैल्यू बची 5 लाख, और 5 लाख की एसेट को आपने 13 लाख में बेच दिया, तो 1.60 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। तो नेट कैश फ्लो 13 माइनस 1.6 11.40, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए 1 डिवाइड बाय 1.12, तो फिफ्थ ईयर का आएगा 0.567। ये लीजिए, ये आपके पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो 11.4 इंटू 0.567, दैट इज 6.46 लाख। ये आपके पास टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो आ गया। नाउ अब हमें प्रोजेक्ट की क्या निकालनी है? एनपीवी कंप्यूट करनी है। तो लिखें एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां तक आपने निकाल लिया, ये हमारा टर्मिनल ईयर का कैश इनफ्लो आ जाएगा और ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था 36.77 प्लस टर्मिनल ईयर है 6.46। ये तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया और माइनस आउटफ्लो 50 लाख है। तो लीजिए 36.77 प्लस 6.46 माइनस 50, तो आपके पास नेगेटिव एनपीवी आ गई 6.77। डिसीजन, since NPV is negative, so lessor should not invest money into the project, ठीक है। चूंकि इसकी एनपीवी नेगेटिव है तो इसका मतलब लेसर को मनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। ये हमारे पास था सीए में फाइनल जून 19 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 सीए में दिसंबर 18। देखिए क्या बोल रहा है ये, अ कंपनी विशेस टू एक्वायर एन असेट कॉस्टिंग ₹1 लाख। ठीक है, एक कंपनी है जो कि 1 लाख रुपए की एक असेट खरीदना चाहती है। कंपनी, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख। द कंपनी हैज एन ऑफर फ्रॉम अ बैंक टू लेंड एट द रेट 18%। आप लोन ले सकते हो इस असेट को खरीदने के लिए 18% की रेट पर। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 ईयर एंड इंस्टॉलमेंट। A leasing company has also submitted a proposal to the company to acquire the asset on lease. अगर आप इस asset को on lease लेते हैं
तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ध्यान से सुनिएगा। लीज रेंट कितना रहेगा? लीज रेंट रहेगा ₹280 पर 1000। हर 1000 रुपए पर 280 रुपए का आपका क्या रहेगा? लीज रेंट रहेगा फॉर 5 years। द असेट लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years with residual value of 10,000 and the cost net of residual value is depreciated equally each year over its life। यानी SLM यूज करोगे आप। Assume that this is the only asset of its class so that at the end of 5th year there will be a capital gain or loss with 20% tax effect when the asset is sold। अगर आप असेट को बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन या लॉस अराइज होगा, और जो कैपिटल गेन या लॉस आएगा उस पर 20% की टैक्स रेट लगेगी, और कंपनी की जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो 50% है। अब इसने पूछा क्या है, सुनना। फॉर व्हाट मिनिमम सेल वैल्यू ऑफ असेट एट द एंड ऑफ 5th year, यानी 5th year के एंड पर 5th year के एंड पर क्या सेल वैल्यू होनी चाहिए असेट की। ठीक है, ये सेल वैल्यू आपको निकालनी है ताकि विल द डिसीजन टू बोरो एंड ओन द असेट बी प्रिफर्ड टू लीजिंग, ताकि आपका जो आंसर आए वो आए बोरो एंड बाय। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। मांगा क्या है कि 5th year के एंड पर इस असेट को कितने में बेचा जाए। 5th year के एंड में इस असेट को कितने में बेचा जाए, ताकि आपका जो ऑप्शन है वो बोरो एंड बाय ऑप्शन को प्रेफरेंस मिल जाए लीज ऑप्शन के ऊपर। present annual cash flow and arrived at the discounted cash flow for each year showing the salvage value separately। Use present value factor as provided, rounded off calculation to the nearest rupee। Assume that the cash flow and the taxes also at year end। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा लीज ऑप्शन से आंसर क्या आता है। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 1 जो है लीज ऑप्शन। ठीक है, अगर हम लीज ऑप्शन पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लीज रेंट 1 लाख की असेट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 280, तो दैट मींस आपका जो लीज रेंट आएगा दैट इज 28,000। ईयर लीज रेंट टैक्स बेनिफिट नेट कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये हमारे पास हो गई प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 से लेकर 5 तक हमारा जो लीज रेंटल रहेगा वो 28,000 रहेगा। टैक्स बेनिफिट आपको 50% की रेट से यानी 14,000 हो गया, तो आपका नेट कैश फ्लो भी 14,000 हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रेट क्या रहेगी आपकी? डिस्काउंट रेट 9% रहेगी। केडी आफ्टर टैक्स को हम यूज करेंगे। चलिए, तो 9% पर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर बताइए। 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5, 3.889, तो 3.889
3.890 3.890 14,000 into 3.890 54,460। यानी अगर हम लीज ऑल्टरनेटिव पर जाते हैं तो हमारे जो कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है वो 54,460 आ गई। बोलिए क्लियर है बिल्कुल। अब ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बाइंग ऑप्शन में भी एग्जैक्टली यही वैल्यू आई तो इनडिफरेंट पोजीशन हो जाएगी, और अगर इससे कम वैल्यू आई तो इसका मतलब हम बाइंग ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। बात समझ आ रही है? अगर बाइंग ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल एग्जैक्टली 54,460 ही आया तो हम इंडिफरेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। यानी चाहे हम लीज पर जाएं, चाहे हम बोरो एंड बाय पर जाएं, आंसर रिमेन्स सेम। बट अगर बाइंग ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल इससे कम हो जाए तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम बोरो एंड बाय ऑप्शन को प्रेफरेंस दे देंगे। आइए ऑल्टरनेटिव 2 या ऑप्शन 2 हमारा है बोरो एंड बाय ऑप्शन। बोरो एंड बाय ऑप्शन, हम बोरो एंड बाय ऑप्शन पर जाएंगे। आइए सबसे पहले इसकी जितनी वर्किंग्स हमारे पास हैं वो निकालें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पास ईयर 1 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 18,000 का इंटरेस्ट बनेगा 18% की रेट से। उसने बोला है प्रिंसिपल अमाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 का हो गया, टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई 38 और 80,000 का आपका लोन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ईयर 2 80,000 ओपनिंग बनेगा। अब आप 80,000 पर 18% 14,400, 20,000 का प्रिंसिपल है, तो यानी आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई 34,400 और 60,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ईयर 3 60,000 का ओपनिंग बनेगा। आइए 60,000 पर 18% 10,800 का इंटरेस्ट, 20,000 का प्रिंसिपल, तो टोटल आ गया 30,800। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस अब आपके पास बचेगा 40,000। ईयर 4 ओपनिंग बैलेंस 40,000, 40,000 पर 18% 7,200 आ गया, 20,000 प्रिंसिपल है तो 27,200 हो गया,
और 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 20, 3600, प्रिंसिपल 20, टोटल इंस्टॉलमेंट 23,600, क्लोजिंग बैलेंस डैश। ये लीजिए, ये आपके पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई। कर लें सभी जने, ये हमारे पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। चलिएगा, अब हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हम उसका क्या निकालेंगे, टैक्स बेनिफिट निकालेंगे। ईयर इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स बेनिफिट। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। इंटरेस्ट बताइए। ईयर 1 का इंटरेस्ट था आपका 18,000, ईयर 2 का इंटरेस्ट कितना था 14,400, पीछे आइए, ईयर 3 का 10,800, ईयर 4 का 7,200 और ईयर 5 का 3,600। ठीक है, टैक्स रेट आपकी 50% है तो टैक्स बेनिफिट निकाल लीजिए। 9,000, 7,200, 5,400, 3,600 और 1,800। ये आपके पास टैक्स बेनिफिट आ गया। ये हमारी वर्किंग नंबर 2 आ गई आपकी। थर्ड पे आइएगा। डेप्रीसिएशन पर एनम, 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ गया 18,000 पर एनम। टैक्स बेनिफिट आ जाएगा 18,000 का 50%। ये लीजिए, 9,000 का आपका क्या आ गया, टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। आइए, स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो एंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू। लीजिए, अब हमारे पास जो भी नेट कैश फ्लो है वो निकालेंगे एंड देन उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। सबसे पहले हम लेते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट।
38,000, 34,400, 30,800, 27,200 और 23,600। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का हमने टैक्स बेनिफिट निकाला था, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये इनफ्लो है, बेनिफिट है। 7,200, 5,400, 3,600 और 1,800, ये हमारे पास टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट पर। 9,000, 9,000, 9,000, 9,000 और 9,000। ये आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। 38,000 में से माइनस कर दो 18,000, तो पहले साल का नेट कैश फ्लो आ गया 20। 34,400 माइनस 7,200 माइनस 9,000, तो दैट इज 18,200। 30,800 में से माइनस करोगे 5,400 माइनस 9,000, ये आ गया 16,400। 27,200 में से माइनस करोगे 3,600 और माइनस करोगे 9,000, दैट इज 14,600। 23,600 में से माइनस करोगे 1,800 और माइनस करोगे 9,000, दैट इज 12,800। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। 1 divided by 1.09, that is 0.917, 842, 0.772, 0.708, 0.650। ये लीजिए, अब आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। 20,000 इंटू 0.917, ये आ गया 18,340। 18,200 इंटू 0.842, तो 15,324 आ जाएगा। 16,400 इंटू 0.772, तो ये आ गया 12,661। 14,600 इंटू 0.708, तो ये आ गया 10,337 और 12,800 इंटू 0.65, 8,320 बना लीजिए। ये आपके पास नेट कैश फ्लो का चार्ट बन गया। और नेट कैश फ्लो के साथ साथ हमने क्या निकाल ली, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बना लिया सभी जनों ने?
आइए तो लिखिए टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, टोटल ऑफ टोटल कर लीजिए सारी प्रेजेंट वैल्यू का 18340 प्लस 15324 प्लस 12661 प्लस 10337 प्लस 8320 64982 64982 ये आपके पास यहां तक की वैल्यू आ गई प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। लेट सेल वैल्यू ऑफ असेट, सेल वैल्यू ऑफ असेट को मैंने मान लिया एक्स, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स में बिकेगा और उसकी बुक वैल्यू है 10,000, तो ये हमारा कैपिटल गेन हो गया। इस कैपिटल गेन पर हमारा 20% टैक्स लग जाएगा, तो 0.20x माइनस 2000, तो नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा आपका बताइए मुझे। अगर आप x में से ये वैल्यू माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा 0.80x प्लस 2000, फिर इस पर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा दोगे 0.650, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो आ जाएगा 0.8 इंटू 0.65, तो ये आ गया 0.52x प्लस 1300। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बाइंग ऑप्शन का नेट आंसर, ये आउटफ्लो का टोटल है और एक ये इनफ्लो की वैल्यू है। अगर हम इसको नेट कर दें तो ये हमारे पास बाइंग ऑप्शन की वैल्यू आ गई, हेंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन, अगर बाइंग ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो वैल्यू आई 64982 माइनस 0.52x प्लस 1300, ये लीजिए ये नेट कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन आ गया। इफ we equate present value of cash flows of buying option with present value of cash flow under lease option, then it will create in different position, it will create
इन डिफरेंट पोजीशन, यानी 64982 माइनस 0.52x प्लस 1300 1300 is equal to this value. 0.52x is equal to, इसलिए नेट कर दो 64982 माइनस 1300 और माइनस 54460, तो ये बचेगा 9222. तो x is equal to 9222 divided by 0.52, that is 735. Hence, ध्यान से सुनिएगा, at a sale value of 17,735, at a sale value of 17,735, present value of cash flow under buying is equal to present value of cash flow under lease. ठीक है, तो ये एक इनडिफरेंट पोजीशन आ गई. अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेल वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना, अगर सेल वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी तो बाइंग का जो नेट कैश फ्लो है वो कम होने लग जाएगा. सो if sale value exceed from 17,735, then buying option should be preferred. Buying option should be preferred. यानी अगर आपकी सेल वैल्यू इससे ऊपर जाती है तो हम बाइंग ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे.